नमस्कार मित्रों, रेफरिंग फुटबॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम जानते हैं कभी कभार रेफरी को कड़ी आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। भले ही यह एक घिसी हुई बात लगे, लेकिन यही सच है कि रेफरी मैच के दोनों तरफ के फैंस की आलोचना का बराबर पात्र होता रहता है। उसकी छोटी सी भूल को अनावश्यक रूप और तेजी से उभार कर बताया जाता है, लेकिन कोई इस बात पर उतना ध्यान नहीं देता कि मैच अधिकारी को कितनी फुर्ती से लगातार फैसले लेते रहने पड़ते हैं। जब हम फुटबॉल के इतिहास को टटोलते हैं तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि इस खेल में रेफरी की भूमिका बहुत बाद में जुड़ी थी। खेल के शुरुआती दौर में इसे जेंटलमैन्स गेम माना जाता था और कोई भी खेल के नियमों को तोड़ने या फॉल करने की कोशिश नहीं करता था। शुरुआत में विवाद होने पर उसे सुलझाने की जिम्मेदारी दोनों कप्तानों पर हुआ करती थी और मैच के समय की अवधि पर नजर रखने की जरूरत के साथ पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति का रोल इसमें जुड़ा। इन टाइम कीपरों को सामान्यतः तब तक अंपायर ही कहा जाता था जब तक कि पहली बार 1891 में रेफरी को फुटबॉल मैच में लाया गया। ऐतिहासिक सबूतों से पता चलता है कि खेल की निगरानी के लिए एक बाहरी जज की मांग 16वीं शताब्दी के मध्य में फुटबॉल से जुड़े। फुटबॉल के विकास के साथ रेफरिंग भी इसका बेहद अनिवार्य हिस्सा हो गया था। वास्तव में तो प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटिटिवनेस इसके केंद्र बिंदु में आ गया। अब तो यह खेल जल्दी ही, भले ही शाब्दिक अर्थों में, एक युद्ध में तब्दील हो गया था। हालांकि खेल के दौरान विवाद आम थे और शायद पहली बार 1845 में किसी व्यक्ति को मैच की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। यह हुआ था इस खेल की नर्सरी कहे जाने वाले ईडन पब्लिक स्कूल में, जिसने इस खेल की ग्रोथ में काफी मदद की थी। लेकिन विधिवत मैच संचालन के लिए रेफरी की नियुक्ति पहली बार 1881 में हुई। उन दिनों रेफरी आज की तरह पूरी तरह सुसज्ज नहीं हुआ करते थे। दिलचस्प रूप से काले ब्लेजर और पैंट पहने वे रेफरी फाउल प्ले होने पर अपने भेसरे को बताने के लिए एक सफेद रूमाल का इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि सीटी भी बहुत बाद जाकर उसके साथ होने वाली चीजों में शामिल हो गई थी। ये इसलिए हुआ कि एक इंग्लिश कंपनी मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स के लिए बहुत भारी संख्या में सीटियां बनवाती थी। वो देखकर उस वक्त के फुटबॉल अधिकारियों ने महसूस किया कि इसका उपयोग रेफरी भी मैच को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में कर सकते हैं।
ऐसे में जबकि हम रेफरिंग और डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे हैं, एक अंग्रेजी रेफरी स्टैनली रोज का जिक्र न करना उनके योगदान के साथ सही नहीं होगा। ये रोज ही थे जिन्होंने 1938 में फीफा की रेफरिंग के संबंधित नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की थी और ये नियम 1997 तक बिल्कुल भी बदले नहीं गए थे। 34 मैचों में रेफरिंग करने वाले खुद एक इंटरनेशनल रेफरी थे और उन्होंने ही विपरीत हाफ में लाइन्समैन तैनात करवाने की शुरुआत करवाई थी। बाद में आगे चलकर रॉस 1961 से 1974 तक फीफा के प्रेसिडेंट भी रहे। यूं तो वास्तव में साल 1891 तक लाइन्समैन की खेल में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रेफरी के लिए अकेले ही मैच को संभालना बहुत मुश्किल होता गया। इसलिए वे लोग जो पहले रेफरिंग कर चुके थे और टाइम कीपर्स को रेफरी की मदद के लिए दोनों विपरीत छोर की लाइंस पर निगरानी के लिए रखा गया। अब मैदान में रेफरी की मदद करने वालों को असिस्टेंट रेफरी कहा जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत से मैच के अधिकारियों की टीम को बढ़ाकर 4 तक कर दिया गया। इसमें 14 अधिकारी सेंटर टेबल पर बैठकर खिलाड़ियों के इक्विपमेंट को जांच करने से लेकर सब्स्टिट्यूशन और टीम की टेक्निकल एरिया का पूरी तरह सुपरविजन करता है। हालांकि रेफरी मैदान पर सर्वे सर्वा होता है, जो दोनों टीमों पर संपूर्ण निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि सभी जिम्मेदारी के साथ खेल के नियमों का पालन करें। मैच के सुगम संचालन का जिम्मेदार होने के नाते वो देखता है कि सामान्य अनुशासन बना रहे और वह दंड और चेतावनी देने के साथ ही सही समय का पालन भी करवाता है। अंत में वो मैच पूरे होने तक हुई सभी घटनाओं की जानकारी देने वाली रिपोर्ट भी सबमिट करता है। समय के साथ रेफरी के ड्रेस कोड में भी पहले के दिनों की तुलना में काफी बदलाव आया है। अब रोस ने खेल के नियमों में जब रेफरी की भूमिका को फिर से डिजाइन किया तो पहले के ब्लेजर और ट्राउजर्स की जगह अब काली टी शर्ट, काले शॉर्ट्स, सफेद पट्टियों वाले काले मोजे ने ले ली। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। अब तो हम उन्हें लाल, हरे, पीले, नीले और काले रंगों के विभिन्न रंगों की शर्ट पहने हुए देखते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि रेफरी मैदान में बहुत सारी चीजें अपने साथ रखता है। आमतौर पर इसमें एक सीटी, घड़ी, 2 रंग के पेनाल्टी कार्ड, पेन और पेपर के साथ एक डेटा वॉलेट के अलावा टीम के एंड तय करने और किक ऑफ के लिए एक सिक्के का समावेश होता है। ये भी अभी जानते हैं कि रेफरी इसके साथ एक एक्स्ट्रा सीटी और पेन और 2 घड़ियां रखते हैं, जिससे बेकार हुए स्टॉपेज टाइम और मैच के फुल टाइम पर नजर रखी जा सके। अब तो सबसे बड़े लेवल के मैचों में रेफरी अपने असिस्टेंट के साथ बात करने के लिए एक रेडियो हेडसेट पहनते हैं। साथ ही असिस्टेंट रेफरी
अब इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग का प्रयोग करते हैं, जो एक बटन दबाने पर रेफरी को सिग्नल भेजता है। गोल लाइन टेक्नोलॉजी वाले मैचों में रेफरी के पास एक डिवाइस होता है जिसे वो सिस्टम के अलर्ट प्राप्त करता है। फीफा द्वारा महिला फुटबॉल को मान्यता दिए जाने तक रेफरी मुख्य रूप से पुरुष ही हुआ करते थे। आगे चलकर समय के साथ महिलाओं को पुरुषों के मैचों की रेफरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई। इस साल कतर में एक इतिहास रचेगा जब वर्ल्ड कप में पहली बार महिला रेफरी मैच में रेफरिंग करने उतरेगी। एक स्वागत योग्य बदलाव के रूप में 3 महिला रेफरी और 3 असिस्टेंट रेफरी को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, जिसकी दुनिया ने हाल तक उम्मीद नहीं की होगी। पिछले कुछ वर्षों में फीफा और इसकी गतिविधियों पर नजर रखने वाले इस बदलाव को एक साहसिक कदम के रूप में कहेंगे, क्योंकि इस खेल में परिवर्तन बेहद धीमी गति से होते रहे हैं। हालांकि एक ऐसा मूव है जिसकी हर खेल समर्थक हामी भरेगा। तो दोस्तों, अभी तक हम रेफरिंग पर बात कर रहे थे, तो आगे से मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।